सब्जेक्टिव हो गए सब, तो सब्जेक्टिव में बताइए पार्ट बी। बाकी लोग भी ट्राई करके आओ और पूछो, क्योंकि आपको डाउट है तो आपको पूछना पड़ेगा, ये मत सोचो कि आपके डाउट कोई और पूछेगा, है ना। क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, आपको पूछना होगा। मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको क्या सीखना है ना। तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है जी सर। Is it okay if we leave application of derivative topic as approx only one question has come in PIQ? बट अगर आपका बैड लक हुआ और इस बार कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ गया तो वैसे तो एक एक टॉपिक छोड़ोगे, सारा छोड़ना पड़ेगा। तो वाई विल यू लीव? क्लास 11 12 का एनसीईआरटी उठाओ, वहाँ जाकर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड होता है। तो छोड़ने की मत सोचो ना, पूरा सिलेबस कवर करो पूरा, अगर छोड़ोगे तो फिर उसमें नुकसान है ना। तो लाइक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इजी इजी टॉपिक, उसमें क्लास 12 का एनसीईआरटी उठाओ, उसमें जाके चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें जाओ देखो। वैसे छोड़ो तो पूरा पूरा सिलेबस ही छोड़ दो, उसमें क्या ही है। सर ये फर्स्ट वाला ठीक है क्वेश्चन। ना, क्योंकि उसमें दिक्कत क्या है ना, छोड़ोगे हो सकता है इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, तो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए डोंट लीव एनी टॉपिक, आप जो कर सकते हो उसके पूरा एफर्ट्स करो, पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाओ एंड देन है ना यू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। क्योंकि सिलेबस मोर और लेस 11 12 और बीएससी वाला ही है, जो पढ़े होते हैं सब लोग वही है। क्वेश्चंस करो, रियलाइज होगा क्या सीखने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग पूछो। और अभी तो एग्जाम में टाइम, अभी मार्च ही चल रहा है, मार्च अप्रैल में है ना, ऑलमोस्ट आपके पास मोर देन 2.5 मंथ है ना। तो कहने का मतलब 75 डेज कम से कम आपके पास है। पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, मई में आपके पास 24 दिन है, 23 दिन है ना। तो ये तो 80 डेज हैं, 80 डेज बहुत है इस प्रिपरेशन के लिए। सो जो टॉपिक वीक लगे उस पर वर्क करो, है ना, इंस्टेड ऑफ लिविंग यू ट्राई टू लर्न। आजकल इतने रिसोर्सेज हैं सीखने के लिए, गूगल है, यूट्यूब हैं, किताबें हैं, आप हमारी क्लासेस हैं, आप पूछ सकते हो यहाँ पे, है ना। जो मैं कर सकता हूँ वो हेल्प करूँगा, ये चीज़ है। बट डोंट लीव, ठीक है ना। क्योंकि अब मान लो इतने क्वेश्चन इतने आ रहे हैं ना, 30 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, और इतने टॉपिक्स हैं, तो हर क्वेश्चन के एक दो क्वेश्चन ही आएंगे, एक दो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक के। हाँ, फर्स्ट ही नहीं बन रहा है। तो 1 1 का डेफिनेशन क्या है? ये कह रहा है कि n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, f फंक्शन है n क्रॉस n टू n, है ना। तो ये मतलब 2 वेरिएबल का फंक्शन है। सो एफ एम एन इज दिस मच। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है अगर आपको डेफिनेशन पता हो? 1 1 फंक्शन पूछा क्या है, इंजेक्टिव मतलब 1 1, ठीक है, सजेक्टिव मतलब ऑन टू, जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो पूछ रहा है क्या एफ 1 1 है, क्या एफ ऑन टू है। तो 1 1 का डेफिनेशन क्या है जी? सो 1 1 का डेफिनेशन ये कहता है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स वन, ये वैक्टर लिख रहा हूँ मैं ना, वैक्टर एक्स वन, वैक्टर एक्स का मतलब है, मान लो अभी लिख रहा हूँ एक्स वन एक्स टू, 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए, या एम एन के लिए भी लिख सकते हो, तो ये है। सो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, ठीक है। सो ये आप करोगे तो हो जाएगा। यही है, तो दिखाओ यहाँ से। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि लेट एफ ऑफ एम वन, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ एम वन एन वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम टू एन टू इम्प्लाइज, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2m1 माइनस वन इंटू टू की पावर n1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस वन इंटू टू की पावर n2। नाउ थिंक दिस इज ऑड नंबर, है ना, और दिस इज इवन नंबर, मतलब 2 की पावर। तो यहाँ से कोई 2 की पावर तो निकलने वाला है नहीं, मतलब इसमें से 2 कॉमन आएगा नहीं। सो मतलब ये जो टर्म है, क्योंकि ऑड नंबर है, ये ऑड पार्ट, ये फैक्टर है ना, दिस आर 2 फैक्टर, है ना। जब बोलूँ कि इसमें कोई कॉमन इसका फैक्टर नहीं, इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इंडिविजुअली यहाँ इक्वल होना पड़ेगा। तो ये इक्वल तभी होंगे व्हेन इंडिविजुअली 2m1 माइनस वन हैज़ टू बी इक्वल टू m2 माइनस वन, क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है। तो ऐसा कभी नहीं होगा ना कि जैसे ये 2 की पावर n1 ऐसा होगा, तो ये इंडिविजुअली इक्वल होना पड़ेगा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब 2 की पावर n1 इज इक्वल टू की पावर n2, और यहाँ से आएगा m1 इज इक्वल टू m2, एंड यहाँ से आएगा n1 इज इक्वल टू n2। तो ओवरऑल हमारे पास आ गया m1 n1 इज इक्वल टू m2 n2। तो ये हो गया 1 1 फंक्शन। तो बाय डेफिनेशन दिस इज 1 1 फंक्शन। तो इंजेक्टिव तो है ना, तो इंजेक्टिव है, यस। सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव क्या होता है? ऑन टू फंक्शन।
तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू का डेफिनेशन ये है सर्जेक्टिव का कि एफ अगर मान लो डी डोमेन है और मान लो अभी कोडोमेन सी है फॉर एग्जांपल, है ना, तो डी इज डोमेन, सी इज कोडोमेन, तो आप फाइंड करोगे रेंज. व्हाट इज रेंज ऑफ द फंक्शन? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू डोमेन. ये रेंज का मीनिंग है. सो फंक्शन का रेंज का मतलब ये. एंड व्हेन दिस डोमेन इज इक्वल टू रेंज, है ना, सो इफ एंड ओनली इफ एफ इज ऑन टू. तो ये डेफिनेशन है ऑन टू का. कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगा आपको. रेंज यू हैव टू फाइंड व्हेन रेंज एंड कोडोमेन कोइंसाइड्स, देन इट इज ऑन टू. ठीक है जी. अच्छा, मार्किंग सिर्फ नहीं समझ आ रही ना, नेगेटिव मार्किंग है ऑल्सो. ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं दोनों में. आई थिंक पेपर में ऐसा लिखा होगा, देखना पड़ेगा ना. आई थिंक दे डिसाइड. ये कोई बच्चा जो CMI का हमने टॉक किया था ना, तो वो बता पाएगा कैसे मार्किंग स्कीम है. पेपर में लिखा है जी ईच क्वेश्चन कितने यस मार्क्स के हैं. सर, जो पार्ट 1 है ना अपना, हम्म. वो 40 मार्क्स का है. मतलब ऑब्जेक्टिव जो है पार्ट, उसमें हाँ. पार्ट ए में मतलब जो 20 क्वेश्चन है वो ईच 40 मार्क्स के हैं. क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं. हाँ, और जो पार्ट बी है, ईच हम्म. क्वेश्चन 3 मार्क्स का है. तो ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो मतलब 60 मार्क्स हाँ, के हो गए. 60 मार्क्स सो का है. 20 इंटू 2, 20 इंटू 3. 3. नेगेटिव यस मार्किंग का क्या सीन है? सर, नेगेटिव मार्किंग का कोई मेंशन नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है. नहीं है इसका मतलब, है ना. क्योंकि सर वो बेसिकली मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होते हैं ना, तो उसमें नेगेटिव नहीं हाँ, होती नेगेटिव है. मार्किंग रखते नहीं है ये लोग, ठीक है ना. हाँ, क्योंकि सारे लगभग ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन इज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन. हाँ, और पार्शियल मार्किंग भी यहाँ नहीं होगा, हाँ, मतलब, पार्शियल नहीं है. है ना, क्योंकि अगर 3 ऑप्शन करेक्ट है, यू हैव टू चूज एग्जैक्टली 3 ऑप्शन. इफ यू चूज मोर और लेस यू विल नॉट गेट मार्क्स, है ना. यस सर. ये है, ठीक है. सो ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया मार्किंग स्कीम का. नो नेगेटिव मार्किंग, ओके. तो 1 1 तो है. अब ऑन टू सोचो. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये सारे नेचुरल नंबर जनरेट कर देगा? डू यू थिंक कि दिस विल जनरेट ऑल नेचुरल नंबर? जैसे मैं पूछूं कि बताओ mn क्या रखोगे कि इसका आंसर 7 आ जाए. हाँ, वो तो मिल जाएगा, है ना. 7 कब मिलेगा? जब आप n को 0 रख लो और m को 4 रख लो, आ जाएगा ना. तो सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है कभी कोई नंबर जनरेट ना कर पाए? ऐसा हो सकता है? क्योंकि इवन वाले यहां से जनरेट, इवन वाले नहीं मतलब 2 की पावर वो वाले ना. तो मेनली क्या है, ये ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है और ये आपका एक 2 की पावर n टाइप का है. सो आपको सोचना अब ये है कि क्या ये नंबर दिस बिलोंग्स टू, मतलब ये क्या हर नेचुरल नंबर जनरेट करेगा, ये आपको सोचना है. 1 1 तो ठीक है ना जी. अब मैं ऑन टू डिस्कस कर रहा हूं. तो इसका आपको ये सोचना है कि विल इट जनरेट. जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डोमेन है n क्रॉस n और ये हमारा कोडोमेन है ना. तो यहाँ पेयर कुछ ऐसा है 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, जितने पॉसिबल पेयर है. यहाँ है 1 2 3 4. आप जानते होंगे ऑन टू क्या होता है कि एवरी नंबर इन द कोडोमेन मस्ट बी मैप्ड. इफ एनी वन रिमेन्स फंक्शन इज नॉट ऑन टू. सो द क्वेश्चन इज, बताइए क्या आपको लगता है कोई नंबर यहाँ छूट जाएगा? थिंक ऑफ कि क्या ये हर नेचुरल नंबर कवर करेगा कि नहीं करेगा. जैसे 1 तो आ जाएगा यहाँ से, तो और तो सारे जनरेट हो जाएंगे, है ना. अगर मैं n को 0 रख दूं, सो 2m माइनस 1 विल जनरेट ऑल ऑड नंबर, है ना. सो ये सारे ऑड नंबर ये जनरेट कर देगा. 1 3 5 7 9 ये सब जनरेट कर देगा. अब बचा इवन की बात. तो क्या सारे इवन नंबर जनरेट हो पाएंगे? तो ये ऑड है. सो 2, जैसे मैं अगर मैं m को जैसे यहाँ पे अगर मैं रख दूं कुछ ऐसा, नेचुरल नंबर है ना, m भी तो नेचुरल नंबर ही है. सो m इज 1 2, है ना. तो ये m को अगर मैं 1 रख दूंगा तो ये जो है 2 की पावर n इस तरह के नंबर जनरेट कर देगा, है ना. n को 1 रखूंगा 2 4 2 4 8, है ना, जो हमारे पास है 16, इस तरह के नंबर जनरेट कर देगा. लेकिन अब क्या होगा, आपको बीच के क्या नंबर छूट रहा है. जैसे एग्जांपल के 2 4 6 छूट रहा है, तो 6 के लिए क्या करेंगे, ये 3 बना देगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जी. सो ऑड नंबर सारे जनरेट हो ही जाएंगे. तो एवरी ऑड नंबर विल बी मैप्ड इफ यू, है ना, कीप n 0. अगर m को 1 रखा तो इस तरह के नंबर मिल जाएंगे. अगर मैं m को 2 रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सो यहाँ बचेगा 2 2 4, है ना, 3 इंटू 2 की पावर n टाइप का. तो यहाँ कौन सा नंबर जनरेट हो जाएंगे, यहाँ से 3 टाइम कर दो इसका, है ना. तो 6 12 24 इस तरह के नंबर आ जाएंगे. आई थिंक बीच के सारे नंबर जनरेट किए जा सकते हैं ना. 2 4 8,
ठीक है, तो बीच में 6 बचा, 10 बचा, 10 भी आ जाएगा, 5 2 जा 10, है ना। तो क्वेश्चन इज, आपको बस यही एनालाइज करना, यू हैव टू टेल दैट कि दिस कैन प्रोड्यूस एवरी नेचुरल नंबर, है ना, देयर इज नो वन विच विल नॉट बी मैप्ड। सो आप क्या करो, इस ये पेयर इसमें हर नंबर को मैप करेगा, कोई छूटेगा नहीं, चेक कर लो। और अगर ऐसा आप कन्विंस कर देते हो, मतलब इफ यू राइट, है ना, कि कैसे हो रहा है, देन इट्स ऑन टू, चेक कर लो। और कोई भी इवन नंबर लोगे ना आप, तो या तो, है ना, क्या होगा, कोई और टाइम्स इवन हो सकता है इस तरह से। तो 2 की पावर n अगर बाहर करोगे तो कोई ऑड ही बचेगा, चाहे कोई भी नंबर ले लो। तो आई थिंक इट विल प्रोड्यूस, ठीक है ना, देख लो। ठीक है जी, तो 1 1 ऑन टू दोनों है, किसी को डाउट है पूछो। सो दिस इज ऑन 1 ऑन टू बोथ, तो आपको लिखना है कि दिस विल प्रोड्यूस ऑल नेचुरल नंबर फॉर, है ना, फॉर सम mn। So range is natural number and codomain is natural number. So it is on 2. नेक्स्ट बताइए जी। सर थर्ड वाला है